নমস্কার, আমি অর্ণব। আজ একটা বিশেষ কারণে আপনাদের কাছে এলাম। ভাবলাম অনেক দিন দেখা হয়নি, আজ একটু কথা হোক। আমি প্রধানমন্ত্রীর বাড়িতে গেছিলাম। আমরা ঠিক করেছিলাম কি রিপাবলিক নেটওয়ার্ক চোখে চোখ রেখে আমরা প্রধানমন্ত্রীকে কিছু প্রশ্ন করব। আমরা পৌঁছে গেলাম ওনার বাড়িতে। খুব গরম ছিল, আপনি তো সবাই জানেন দিল্লিতে। কিন্তু সেই গরমের মধ্যে আমরা কিছুক্ষণ সময় কাটালাম প্রধানমন্ত্রী লনে, বাগানে। একটা ইনফর্মাল কনভারসেশন হলো আমাদের মধ্যে। অনেক কিছু বললেন সেই ছোট্ট সময়ের মধ্যে। আর তারপর আমরা ভিতরে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সাথে প্রায় 1.5 ঘন্টা আমরা বিতালাম। দেশের মানুষের মনে আজকে যা যা প্রশ্ন আছে আমরা চেষ্টা করলাম সেই সব প্রশ্ন ওনার সামনে রাখার। একবারও বাধা না দিয়ে, একবারও বিরক্ত না হয়ে তিনি আমাদের সব প্রশ্নে, কঠিন প্রশ্ন, সোজা প্রশ্ন, রাজনৈতিক প্রশ্ন, আন্তর্জাতিক প্রশ্ন, জিও স্ট্র্যাটেজিক প্রশ্ন, ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্সের প্রশ্ন, পাকিস্তানকে নিয়ে প্রশ্ন, আর 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 বাংলাকে নিয়ে প্রশ্ন, সব প্রশ্নের জবাব ধৈর্য ধরে লম্বা সময় নিয়ে তিনি আমাদের দিলেন। আর একটা রিকোয়েস্ট আছে, আপনারা কিন্তু দেখে ফেসবুকে আমাদের জানাবেন কি ভালো লাগলো, কি ভালো লাগলো না, সব জানাবেন। जी नमस्कार। भैया। नमस्कार। कैसे हैं प्रधानमंत्री जी? ठीक है, मजदूरी कर रहे हैं। नहीं, आप इतना आजकल घूम रहे हैं और बहुत कैंपेनिंग बहुत इंटेंस है इस बार आपकी। वैसे हर चुनाव में करते हैं, कोई ज़्यादा अलग से कर रहे हैं ऐसा तो नहीं है। पर इस बार रोड शोज बहुत है आपके। ज़्यादातर हमने देखा हुआ कि क्या है जी कि शाम को हमारा एक प्रॉब्लम ये है, जी ये हेलीकॉप्टर का प्रॉब्लम ये है कि सूर्यास्त के पहले आपको लास्ट डेस्टिनेशन लैंड छोड़ना करना पड़ता पड़ता है। जी है। उसके बाद एक्चुअली कैंपेन के लिए 3-4 घंटे का सही समय होता है। अब वो मेरे जैसे को काम नहीं आता है, क्योंकि मेरे लिए तो फिर उसमें से मैंने एक रास्ता खोजा जी कि जहाँ मेरा डेस्टिनेशन ख़त्म हो जाता है तो मैं एक स्थान पे रोड शो कर लूँगा, तो एक एक्स्ट्रा कार्यक्रम मेरा। प्रधानमंत्री जी, मैंने जो ऑब्जर्व किया आपको, आप बहुत मास कांटेक्ट, 1-to-1 कांटेक्ट करते हैं जब आप जाते हैं। मैंने देखा अहमदाबाद में एक बुजुर्ग महिला ने आके राखी भी लगाई है आपको वहाँ। जी। तो उस तरह का कांटेक्ट जो है वो रैली से ज़्यादा इन रोड शोज में भी होता होगा। वैसे रैली में भी अनुभव आता है, रोड शो में सिक्योरिटी के मर्यादाएं रहती हैं, जी तो मैं ज़्यादा उनको एड्रेस नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मैं देख लेता हूँ कि हाँ यार कोई खड़ा है, कोई चाहता है। जैसे कुछ बच्चे आजकल पेंटिंग बना के लाते हैं, ले आते हैं। हाँ, लेकिन उनके समाधान के लिए मेरा मन करता है कि मैं उनको ले लूँ। अगर एड्रेस है तो मैं चिट्ठी लिखता हूँ बच्चों को। जी हाँ। तो मोदी जी, ये कैंपेन मैं तो आपको बहुत सालों से फॉलो कर रहा हूँ, ये कैंपेन में कुछ अलग आपको लग रहा है पिछले 2014 या 9? और माहौल की बात जो होते हैं, इंटरव्यू से पहले पूछना चाहूँगा, ओवरऑल माहौल कैसा लग रहा है आपको इस बार? देखिए 2014 के चुनाव में जब मैं गया जी तो देश मुझे जानता नहीं था। मैंने थोड़ा बहुत मीडिया से जानता था, और मैं गुजरात में काम करता हूँ, उतना ही पता था उनको। जी उनको ये मालूम तो था नहीं भाई एक्चुअली क्या है, तो लोगों की क्यूरियोसिटी बहुत थी। जी
तो 2014 में देखता था, मैं जो चीज़ कहता था उसको वो बहुत ही एक प्रकार से नापने की कोशिश करता है, समझे उनकी आंखों से दिखता था अच्छा। कि ये क्या, ये हो सकता है क्या, ये संभव है क्या, क्योंकि उन्होंने ऐसा कभी देखा नहीं था। जी 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 तो उनके लिए सब नयापन था। 2019 में गया जी तो मैंने देखा कि एक बड़ा विश्वास का नज़र जाता था। उनको लग रहा है यार, आदमी 14 में जो कहता था 5 साल उसने डिलीवर किया। बर्बाद नहीं किए। जी उसने लगातार जो कहता था उसको करने का प्रयास किया। जी लोग मुझे इस बात पे जज नहीं करते थे कि हुआ या नहीं हुआ, पूरा हुआ या आधा हुआ, लेकिन ये जज करते थे कि दिशा सही है कि नहीं, प्रयास ईमानदारी से हो रहा है कि नहीं, और मेहनत करने में कोई कमी है क्या। जी और इन सारी कसौटियों पे देश ने कम से कम मुझे पॉजिटिव पाया। 19 में जब मैं गया तो ये अनुभव था। जी 24 में मैं देख रहा हूँ जी कि मेरी सफलता ही मेरे लिए चुनौती बनती जा रही है। सफलता इसलिए चुनौती बनती जा रही है कि उनको लगता है यार ये 14 में कहता था, देखिए 19 में यहाँ तक गया, 19 में कहता था यहाँ तक गया। अब उनको अपेक्षाएं रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बहुत कम है। अब सामान्य हिंदुस्तानी मानता है कि हमारा देश पीछे नहीं होना चाहिए, हमारा देश अब आधुनिक होना चाहिए, हमारे देश में वैज्ञानिकता होनी चाहिए। ये सामान्य मानवीय की सोच है जी, और वो एडप्ट करता है। खास करके डिजिटल इंडिया ने जी उसको अनुभव करवाया जी 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 कि ये सब संभव है, हम भी ये कर सकते हैं। जी सामान्य मानवीय को, वरना टेक्नोलॉजी घर में घड़ी भी टाइम सेट करना है तो पहले सोचता था जी। कि घड़ी का टाइम सेट, तो बच्चे को बुलाता है, अरे देखो यार वो घड़ी लेट चल रही है, सेल बदलना है। तो आज ऐसा नहीं है एक, और इसलिए मैं समझता हूँ कि ये समय आकांक्षाओं का समय है जी बहुत बड़ी आकांक्षाओं का समय है, और ये आकांक्षाओं का समय है तो मेरा उत्साह भी और बढ़ गया है। मैं एक व्यक्तिगत सवाल पूछूं जी। इंटरव्यू शुरू करने से पहले। मोदी जी, पूछता है भारत, नेशन वांट्स टू नो, आप इतने रिलैक्स्ड कैसे रहते हैं? अभी आपको कोई मिले इतने चुनाव के गर्मी के बीच में, और आपकी शेड्यूल 2014 से ज़्यादा है, 2019 से ज़्यादा है। 2014 में जब इंटरव्यू की थी आपकी, मैंने 9 मई को ही की थी 2014 को, और तब आपका गला भी बैठ गया था। इस बार गला भी आप, यू आर लुकिंग वेरी फ्रेश, वेरी रिलैक्स्ड। तो अगर टीवी पर लोग मुझे न देखते हैं और आज जिस रूप में आप मुझे देख रहे हैं देखते हैं, तो मानते ही नहीं कि मैं मेहनत कर रहा हूँ। और आजकल कुछ लोग बोल भी देते हैं। लेकिन जी शायद 2014 में और 2019 से बजाय जी एक अलग ही माहौल है चुनाव में, और उसका एक स्वाभाविक परिणाम मेरे मन पर भी होता है। मैं भी इंसान हूँ आखिर, कोई तनाव नहीं है, तनाव नहीं। कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है, हाँ। कोई दुविधा नहीं है। और मैं गुजरात में इतने साल रहा, लेकिन मैंने ऐसे चुनाव नहीं देखे। मैं सब चुनाव जीतता था, 2/3 बहुमत से जीतता था, लेकिन इतना, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चुनाव मोदी निमित्त है जी, भारतीय जनता पार्टी की एक व्यवस्था है, लेकिन मेरे हिसाब से चुनाव देश की जनता ने अपने कंधे पर ले लिया है। और एक प्रकार से मैं जो कहता हूँ, मैं जाके कहता हूँ भाई मैं 2 चीज़ के लिए आया हूँ। एक, 10 साल देश को आगे बढ़ाने में आपने जो योगदान किया, तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, देश आपने आगे बढ़ाया है। और दूसरा मैं कहता हूँ कि मुझे आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि हमें अब इस गति को रुकने नहीं देना है, जी, हमें स्पेस को मेंटेन रखना है। नई ऊंचाइयों को पार करना है। जी बिल्कुल। हमें गति भी बढ़ानी है, स्पीड भी बढ़ानी है, स्केल भी बढ़ाना है, और स्कोप का तो जहाँ तक सवाल है, स्काई इज़ द लिमिट, जो डेफिनेशन है, जो बोला जाता है स्काई इज़ द लिमिट, मैं समझता हूँ भारत के लिए उससे भी आगे बहुत कुछ है। बहुत बढ़िया। मोदी जी, अभी इंटरव्यू के लिए चलें? चलिए भाई। जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपको मिलकर, और आपने रिलैक्स लग रहे हैं।
प्रधानमंत्री जी, बंगाल के विषय पर संदेशखाली का जो विषय था, जो वहाँ पे उत्पीड़न हुई थी, टॉर्चर किया गया था, मास रेप के एलिगेशन से पहली बार ये खबर रिपब्लिक बांग्ला ने दिखाई थी और उसके बाद हमने करीब 1 महीने तक कैंपेन की थी न्याय के लिए। मेरा सवाल आपसे है कि आपको लगता है कि संदेशखाली एक तरह से केंद्र बिंदु नहीं, एक प्रतीक बन गया है बंगाल की स्थिति को लेकर? और इससे जुड़ा सवाल ये है कि आप विकसित भारत की बात करते हैं, इसके कॉन्टेक्स्ट में क्या आपको लगता है विकसित बंगाल को आप कैसे देखते हैं? एक तो मेरा स्पष्ट मत है कि तमिलनाडु और बंगाल, हजारों साल का हम इतिहास देखें तो कुछ ऐसी जगह है जिसने देश की बहुत बड़ी सेवा की है, देश का नेतृत्व किया है, संकट की घड़ियों में से देश को बाहर निकाला है। उसमें बंगाल और तमिलनाडु का बहुत बड़ा योगदान है। दुर्भाग्य से आज ये दोनों राजनीतिक नेतृत्व की विकृत मानसिकता के शिकार हो चुके हैं। अब बंगाल में जिस प्रकार से जिन मुद्दों को लेकर के बंगाल की मुख्यमंत्री संसद में आवाज उठाती थी जब वहां लेफ्ट की सरकार थी जी, आज उन्हीं मुद्दों को हम बोल रहे हैं। और ममता जी वो कर रही है जो लेफ्ट वाले करते थे, कांग्रेस वाले करते थे, और ये सवाया गुना करती है। और उसमें क्रिमिनल एलिमेंट नया जुड़ गया है। और आज जो संदेशखाली तो एक छोटी सी घटना है जी, है ना, छोटी सी दिखती है, घटना छोटी नहीं, छोटी सी दिखती है, लेकिन पूरे बंगाल में तो भयंकर ज्वालामुखी है। कब विस्फोट होगा कहने की कठिन मुश्किल है जी। हर जगह पे इस प्रकार का जुल्म है और सिर्फ उन्होंने अपनी वोट बैंक की रात। दूसरा, वो कानून नियमों को पालन करने को तैयार नहीं है। टीचर्स भर्ती घोटाले में लोग प्रूव हो जाता है, लोगों की नौकरी चली जाती है, इनको परवाह नहीं है। उनको तो लगता है राजनीति में हम देख लेंगे। करोड़ों करोड़ों रुपयों के नोटों के पहाड़ पकड़े जाते हैं, पैसे गिनते गिनते मशीन थक जाते हैं, लेकिन उनको उन लोगों से कोई परहेज नहीं है। यानी इन्होंने एक न्यू नॉर्मल बना दिया है। देश के लिए संकट का विषय है। घटनाएं किसी न किसी राज्य में कुछ न कुछ ऐसी चिंताजनक घटनाएं होती है, लेकिन उसको कोई सर्टिफाई नहीं। हर कोई दुखी होते हैं, रास्ता खोजते हैं कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए हर एक को। यहाँ ऐसा नहीं है जी। जब साइकोलॉजिकली आप ये करोगे, और 3 दशक लेफ्ट के और टीएमसी, एक प्रकार से 50 साल बंगाल के बर्बाद हो चुके हैं जी। आज कोई इंडस्ट्री नहीं आ रही है वहाँ, कोई नया सिस्टम डेवलप नहीं हो रही है, राजनीति चले रहेगी जी, लोग बेचारे मुसीबत में गुजारा करते रहेंगे। ये इतना मेरा देश का इतना महान राज्य, इतना महान राज्य, इतनी महान कला, इतनी महान संस्कृति, हम सब गंवा रहे हैं। इसकी पीड़ा है जी।